और अब हमारे साथ यहाँ खास मेहमान मौजूद हैं। सत्ता पक्ष के सांसद हैं, विपक्ष के सांसद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ विश्लेषक यहाँ मौजूद हैं। विपक्ष के सांसद अभी 3 दिख रहे हैं, लेकिन और बढ़ेंगे। और विपक्ष की तो शायद ये उम्मीद है कि अगली सरकार में और बढ़ेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद काफ़ी खुश इस किसानों के बजट, जो बजट जिसको किसानों का बजट बताया जा रहा है उससे। लेकिन विपक्ष के कई सवाल भी हैं और कई सवाल यहाँ विश्लेषकों के भी हैं। मैं सबसे पहले शुरू करूंगा सत्ता पक्ष के लिए सवाल जो स्वदेशी जागरण मंच का है। हम सुबह से इनसे बात कर रहे हैं और इनका कहना है कि एफडीआई को लेकर ये कुछ नाराज हैं। साहब, अब आपके सामने सीधे लोग आ गए हैं सत्ता पक्ष से, आप खुद ही सवाल पूछें। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में साफ कहा था और इसके साथ ही साथ इससे पहले जब कांग्रेस अपने समय में मुद्रा क्षेत्र में एफडीआई को लेकर के आई और उसके लिए प्रस्ताव लेकर के आई तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था और स्वदेशी जागरण मंच के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। आज के सवाल पे सीधा आ जाते हैं। और इसलिए यह आज की सरकार का ये दायित्व बनता था कि जो एफडीआई के बारे में बिल पारित हुआ था उसको वापस लिया जाता और अपने इस नीति को बदला जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग बार बार ये कहते रहे कि हम नहीं, आज के बजट के सवाल, आज के बजट से सवाल, बार बार ये कहते रहे कि हम लोग नहीं, आज के बजट से सवाल। तो ऐसे में आज जब बजट में इसको घोषणा की गई है कि एफडीआई रिटेल सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग को लेकर के हम लेकर के आ रहे हैं 100% एफडीआई, इसके बारे में स्वदेशी जागरण मंच फायदा होगा। ये फूड प्रोसेसिंग में एफडीआई नहीं, आज किसान एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। आपने सवाल कर लिया, बजट का पार्ट पढ़ लीजिए, उसमें बजट के पार्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया रिटेल सेल्स में होगा। किसानों के लिए ये जो है उस फूड प्रोसेसिंग में, ताकि उसका वैल्यू ऐड होकर के और आगे का। देखिए, 15वीं लोकसभा में एफडीआई इन रिटेल सेक्टर का हमने विरोध किया था। वो विरोध भारतीय जनता पार्टी का आज भी है और स्वदेशी जागरण मंच को मैं कहना चाहता हूं कि उस समय भी हमारी सुषमा स्वराज ने बोलते हुए कहा था कि रिसर्च और कोई ऐसी जैसे डेंगू मारने की कोई दवा नहीं है, उसमें अगर कोई एफडीआई लाती है सरकार तो हम स्वागत करेंगे। तो हम ऐसे सेक्टर में एफडीआई लाने का प्रस्ताव कर रहे हैं जिसमें अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, बाकी रिटेल सेक्टर में नहीं है। चलिए, अब मिडिल क्लास के सवाल पर जाते हैं और विपक्ष के सांसदों को पहले तो मैं मौका दूंगा आपसे सवाल करने का। लेकिन जो जनता से बार बार सवाल आ रहा है, आम मिडिल क्लास जनता से, कि इस बजट में भी सीधा कुछ नहीं मिला टैक्स स्लैब को लेकर। टैक्स स्लैब पर मिडिल क्लास की बहुत उम्मीदें थी, उसमें कुछ नहीं मिला, क्या कहेंगे आप? मैं बता देता हूं। देखिए, इनकम टैक्स का 3 लाख मुकदमे पेंडिंग है अपील के, उसके ढांचे को ठीक करने के पहली बार किसी सरकार ने गंभीरता से सोचा है। और बाकी जो स्लैब वाली बात है, ये विषय आपको पता है मंदी के कारण पहले से ही पेंडिंग था और कमेटी में भी गया था। लेकिन अगर इनकम टैक्स का सरलीकरण इस ढांचे का करने का किसी ने प्रयास किया तो इस बजट में पहली बार दिख नहीं। 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 लाख तक की इनकम है, उनको 87A में आज वित्त मंत्री ने जो अभी तक 2000 ये वित्त मंत्री कहते थे कि 5 लाख तक तो टैक्स स्लैब 5 लाख के बाद तो शुरू होना चाहिए, जब तब वो विपक्ष में थे। आज देखिए, नहीं, आज हमने देखिए रेंटेड में भी 22,000 से 60,000 कर दिया, इसमें भी 2 करोड़ लोगों को रिलीफ दिया। वो तो कर दिया, 5,000 तक का। वो तो कर दिया। लेकिन ये मैं आपको जेटली साहब की बात याद दिला रहा हूँ, वही कहते थे कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जेटली साहब ही नहीं, पाल साहब को भी हम लोगों ने यही कहते सुना है। लेकिन नहीं, पाल साहब तब तो उस तरफ थे, वही कह रहे हैं। आज भी मैं उस पर कायम हूँ भाई, जो मैंने कहा कह रहे हैं कि पाला बदलते ही इधर से उधर जाते, हाँ, नहीं तो नजरें बदलते ही नजारे बदल जाते हैं। नहीं, कम से कम ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है मध्य वर्ग और खासकर सर्विस क्लास, जिसको लेकर के पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी वादे किए थे और इस बजट से वो सबसे ज्यादा निराश है। ये आप मतलब अगर बात करेंगे सर्विस सेक्टर के लोगों से पता, क्योंकि उनको इसमें कुछ नहीं मिला। मैं दूसरी बात मानता हूं, मुझे लगता है कि बजट के ट्रेंड से सभी लोग सहमत होंगे,
जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उस बात को आप कह रहे हैं, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन आप इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स की मेंटलिटी से अगर सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आलोचना हो सकती है। लेकिन जो वित्तीय स्थिति है देश की या देश के बाहर, अगर वो प्रभावित होनी है तो कुछ ऐसे अगर स्टेप्स उठाए जाते हैं, और ये 5 साल का बजट तो है नहीं, अगले साल भी इस पर विचार हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड से नहीं पीछे हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी आगे चलती है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने अच्छे दिन के स्टैंड से पीछे हुई है? नहीं, जब हम सरकार में आए थे तो उस समय 2 लाख की इनकम थी। अच्छे दिन में कोई समस्या नहीं है, और इसलिए अच्छे दिन में कोई समस्या नहीं है साहब, ये अच्छे दिन चल रहे हैं। देखिए, अच्छे दिन का बारे में तो उस दिन भी मैं कहा था सांसद ने, तो आपका जो एक्चुअल पॉलिसी है उसके पूरा खिलाफ जा रहे हैं। अभी जैसे हम टीवी में देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी आलोचना, हमारे यहाँ ऑल दिस जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी सब बैठे हुए हैं, और वो उसमें आप बता सकेंगे कि क्या एक्चुअली इसमें हमको लाभदायक है। क्योंकि ठीक है, किसानों के लिए आपने कुछ कार्यक्रम लिए हैं, कुछ योजनाएं, उनसे खुश हैं आप? उनसे खुश हैं आप जो किसानों के लिए कदम उठाए गए हैं इस बजट में? खासतौर जब आप बोलते हैं कि आप इसको आप पूर्व उत्तर राज्यों के लिए खासतौर आप जब जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारे घोषणाएं किए थे, लेकिन अभी तक तो मैं देखा वैसे तो कुछ हुआ नहीं। अभी तक घोषणाएं जो हैं उन पे अभी तक वैसा अमल नहीं हुआ है जैसा उम्मीद कर रही थी जनता। और इसमें सबसे बड़ी घोषणा, सबसे बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री सब कह रहे हैं कि ये किसानों का बजट है, किसानों के लिए। लेकिन किसानों की आपने सबसे बड़ा वादा किया था कि लागत मूल्य से 50% ज़्यादा का मुनाफा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप ही की सरकार एफिडेविट देती है कि ये संभव ही नहीं है। तो ऐसे में आप किस तरह से किसानों के हिमायती होने की बात? ये सारे बजट के अंदर जब तक हम किसान की आमदनी को नहीं बढ़ाएंगे, और पहली बार प्रधानमंत्री नहीं तो किसान की आमदनी पर ही सवाल है ना। हम टिके हुए हैं, ये वादे से टिके हैं कि हमने कहा, आज प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने फिर दोबारा दोहराया कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को डबल कर देंगे। 6,000 है, 6,000 रुपया भी एक परिवार का, 6,000 नहीं, 2022 तक हमने कहा था कि हम डबल कर देंगे। देश के कभी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, देश के वित्त मंत्री जी ने कभी नहीं बोला, लेकिन हमने आज फिर दोहराया है कि 2022 तक हम। एक मिनट, जो सीधा सवाल विजय का था, विजय का सीधा सवाल ये था कि ये कहा गया था चुनाव से पहले कि जितनी लागत होगी उस पे 50% मुनाफा जोड़ के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। वो क्यों नहीं हुआ? हम तो डबल की बात कर रहे हैं, हम डेढ़े की बात नहीं कर रहे विजय जी, हम तो डबल की बात कर रहे हैं। नहीं, डबल तो इनकम की बात कर रहे हैं आप। किशोर सबसे बोलता है, किशोर तो देश बोलता है उस बारे में, आमदनी बढ़ेगी कैसे, उसका क्या तरीका है? सुप्रीम कोर्ट में जाके हम मुकरते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके हम मुकरे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि संभव नहीं है। सपोर्ट प्राइस था वो भी जो केंद्र सरकार तय करती थी, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। पाल साहब, फसल किसान बीमा पाल साहब, जो चुनावी सुप्रीम कोर्ट आप में ये जाके माने मुकरे हैं आप। कि आपकी चुनावी जितने वादे थे वही गले पड़ गए आपके। पूरे कर रहे हैं। आप सत्ता में आने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है ये। अशोक जी एक मिनट, हम एक एक करके पूरे देखिए, कर रहे हैं। आपने देखा फसल किसान बीमा क्या है, अभी तक किसान को हम नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से 2075 करोड़ दिया और पैसा बढ़ता नहीं था क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, और आज हम सीधे किसान के खाते में किसान के सवाल पर लौट रहे हैं। पाल साहब, पैसा देंगे। देखिए जेटली साहब ने जो बजट पेश किया है, 5% इंश्योरेंस के अभी भी हम सब कैसे ये कॉरपोरेट को सभा करने के लिए ये हुआ। ये देखिए, आप ये सर्विस टैक्स बढ़ा के 20,600 करोड़ अब बढ़ा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स डायरेक्टली इट इज अपॉन दी मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल। इन अदर हैंड आप जो डायरेक्ट टैक्स वहाँ पे पिछले साल से 1,000 रुपया डाउन हो गया, तो आप तो मार रहा है वही जो सर्विस टैक्स किस पे लेते हैं हम? सर्विस टैक्स जो होता किसी दुनिया के किसी कंट्री में सर्विस टैक्स अरे एक मिनट, उदित राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस किसान के मुद्दे पर। तो जिसको हम सर्विसेज प्रोवाइडर ये जो बजट आया है, मैं थोड़ा सा फाइनेंस का आदमी हूँ तो मैं देखता ताकता रहता हूँ। यह नहीं कि मेरी सरकार है, अगर विपक्ष में भी रहता तो शायद मैं इस चीज़ को अनदेखा न कर सकता। जो क्रेडिट फैसिलिटी किसानों की बढ़ी वो तो है ही है, उसके बाद में जो तालाब हैं 5,000 अबाउट 5,000 तालाब का रिक्लेमेशन, सॉयल टेस्टिंग का 5 लाख सॉयल टेस्टिंग के ऊपर, और दूसरा ये जो फिलॉसफी है
कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहाँ है? आप सुनिए, बार बार वो सवाल मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आ रहा है कि आपने वादा किया था लागत पर 50% मुनाफा। अरे देखिए ऐसा नहीं किशोर क्या ऐसा जो है अभी कि की मिनिमम ऐसा- सपोर्ट प्राइस है मैं उस पे प्रोक्योरमेंट नहीं है। शिवसेना के एमपी बैठे हैं यहाँ पे, इनको पूछिए यवतमाल में तुअर का सेंटर क्यों परचेसिंग बंद हो गया? आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, आपकी सरकार यहाँ पे है। सपोर्टिंग प्राइस पे आप तुअर नहीं खरीद रहे हो यवतमाल जिले से, जहाँ सबसे ज्यादा आत्महत्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अभी खरीदना चालू किया है, बंद हो गए सेंटर, आप जरा जांच कीजिएगा। सुन तो लें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हम दाल खरीद रहे, चावल भी इस समय मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमने खरीदा हुआ है। नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बढ़ना था जिस हिसाब से जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम इसके ऊपर कमेटी बना के एक नया अध्याय करेंगे। और एक बात है कि देश को संसद चलाती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं चलाती। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अरे नहीं, आप क्या कहाँ से अपमान हो गया भाई? कहाँ से अपमान हो गया? लॉ मेकिंग, वी आर द लॉ मेकर। सुप्रीम कोर्ट को अभी लॉ मेकर आप लॉ कहाँ से हो गया? बिना मतलब सुप्रीम नहीं, कोर्ट ये बहस कहाँ जा रही है? एक मिनट। ये सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर करने का लाइसेंस है आपके पास? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से? एक मिनट हम यहाँ बजट की बात कर रहे हैं। आप बजट की बात हम कर रहे थे। ये पहले दफा हुआ है कि 35,984 करोड़ रुपया जो है वो कृषि के लिए आवंटित हुआ है और ग्राम विकास के लिए भी तमाम पैसा दिया गया है। और दाल की फसल बढ़े क्योंकि हम दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए 500 करोड़ रुपया दिया गया है। तो अपने फसल बीमा योजना लाई गई है। अब केवल हम चाहें कि अनुदान पे ही किसान चले या देश चले, वो तो संभव नहीं है। हमें पैरों पे खड़ा करना है, इस देश को पैरों से खड़ा करना है। सरकार ने वादा किया जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, उत्पादन खर्च करोड़ रुपया दिया, उससे ज्यादा 50% लाभ के लिए उन्होंने पैसा देंगे। तो क्या ऐसा पैसा ऐसा फिक्स किया गया? 50% किसान सुसाइड कर रहे हैं, इमीडिएट रिलीफ। जी सही कह रहे हैं। आप ये पहली बार मध्यभूत में बात कर रहे हैं। 2019 तक आपका टेन्योर है, 22 की बात कर रहे हैं, 22 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 5 साल योजना पेश कर रहे हैं, 5 साल की योजना है ये। 1 साल का लेखा जोखा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये बताने। अच्छा, 5 वर्षीय योजना बता रहे हैं। इसी तरह से रेल में बताया कि 2000 ड्रामाबाजी ने अच्छा दिलचस्प रखते, ये सरकार ड्रामाबाजी ने अच्छा दिलचस्प रखते, मोदी जी अच्छा ड्रामा कर लेते। आज जवाब तो ले लें। अच्छा, एक मिनट, जवाब ले लेते हैं। ड्रामा कौन कर रहा है कि डैम में पानी कैसे भरा जाएगा? ये तो महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री ने, आप ही के सिंचाई मंत्री ने बड़ी सुंदरता से इस पे बयान दिया था। 9,00,000 करोड़ रुपया किसान को कर्ज के लिए दिया गया है, जो कि 4% पर उपलब्ध होगा। ये ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि हम किसानों को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। आज ईमानदारी से देश क्या खाद जो है वो कचरे से बनाया जाए। यूरिया का जो दुरुपयोग हो रहा था उसमें नीम मिलाकर अब दिया जा रहा है ताकि वो दुरुपयोग ना हो। तो ये सारे काम, अब ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। आपका बजट बारी से देखो, उद्योगपतियों के लिए होता था, इस बार तो ये डिस्कस हो रहा है कि ये बजट फार्मर्स के लिए है। अच्छा, पाल साहब, शुक्ल साहब का सवाल सुन लेते हैं। बारी से बोलिए। एक तो वैसे किशोर जी ने हमारे साथ अन्याय किया कि इधर 5 आदमी और उधर 20 आदमी बुलाए सत्ता पक्ष। वो लोकसभा के सदस्यों के अनुपात में दिया गया है। अच्छा, वैसे बुलाया हमने सब, मैं यहाँ सफाई दे दूं, बुलाया हमने सबको था। जैसे ही यहाँ और बढ़ेंगे, यहाँ और कुर्सियां लग जाएंगी। 3-4 पॉइंट सिर्फ मैं रखा, मैं कोई ऐसा नहीं जहाँ जो बात है मैं स्पष्ट कहता हूँ। एक तो ये बजट ऐसा लगता है कि सारी कांग्रेस सरकार की स्कीम्स अपना ली हैं और उनको बढ़ाया गया। तो फिर तो आप ताली मारिए। मनरेगा कितनी आलोचना करते रहे, मनरेगा कितनी आलोचना करते रहे, इसके बाद मनरेगा को उन्होंने अपनाना पड़ा और आगे बढ़ाना पड़ा। आप फसल बीमा योजना किसकी है? वो भी हमारी दी हुई है। रूरल डेवलपमेंट पे नरसिम्हा राव जी ने पहली बार 5 सेक्रेटरी रखे थे, मंत्रालय बड़ा किया था और इसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने बढ़ाया था। यही करके जितने, और इसमें आम आदमी को कोई राहत नहीं, कितने सेस लगा दिए। अगर
आप देखो तो कोई कंपनी या व्यापार चलाना मुश्किल हो जाएगा, इतना टैक्स बढ़ा दिया, 5-5 तो सेस लग गए। 9,000 करोड़ रुपए आप स्वच्छता अभियान को दे रहे हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान की योजना क्या है? सिर्फ झाड़ू लगाना? स्वच्छता अभियान के लिए आपने बंदोबस्त कोई व्यवस्था बनाई कि स्वच्छ कैसे होगा? नहीं, पहले आपके पहले वाले सवाल का जवाब ले लेते हैं कि सारी योजनाएं तो पिछली सरकार की हैं। जी प्रहलाद जी, मुझे लगता है कि हम बहस के समय ईमानदार क्यों नहीं रहते। जब मनरेगा की आलोचना हमने की है तो मनरेगा की करप्शन की आलोचना की है, उस पर आप आज भी कटघरे में हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर 5 लाख तालाब हमें खोदेना है तो मुझे लगता नहीं सर, खोदो ऐसा आप उसको तोड़ के कुछ भी करिए, कुछ भी कहिए। एक मिनट जिसमें कानून ही था कि मशीन से काम नहीं होगा, हाथ से काम होगा, उसको वो मिट्टी खोदना कह रहे थे। बिहार में हारने के बाद या कल कि इसको फिर से शुरू किया जाए। ग्रामीण जो आबादी है हमारे खिलाफ जा रही है। देखिए आपको मनरेगा क्या कहती है, मनरेगा का कानून क्या कहता है? अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। कई राज्यों में चुनाव है, गरीब लोग भी जाते हैं, गांव में रहने वाले आलोचना नहीं रही कि ये किसान विरोधी सरकार है या किसानों के लिए उतना नहीं कर रही है जितना उद्योगपतियों के लिए कर रही है, ये आलोचना रही है या नहीं रही है? नहीं सर, इस पर मैं कहीं भी नहीं थी कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों के लिए उतना नहीं कर रही जितना जिस बार जब किसान सरकार भारतीय किसान संघ भोपाल में रैली करके बोलता है कि कौन हिटलर बैठा है, किसी ने सारे लोगों ने देखा एक बार सामने लेके किसी दिशा में बढ़ने के लिए सरकार बजट प्रस्तुत करती है। पर आप कह रहे हैं कि आलोचना नहीं हुई। आपको बजट में जो लिगेसी हमको मिली थी, जो हमने इनहेरिट किया था, उस परिस्थिति को बदलने के लिए साल भी नहीं हमने हुए हैं। दिशा को परिवर्तित किया है और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस दिशा में हम लोग आगे चलें, ये देश के लिए लंबे समय में मील का पत्थर 10 साल में महंगाई नहीं कम कर पाए। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर विपक्ष का जवाब देने बैठे हैं कि हमारे संघ के लोगों के जवाब देने बैठे। आप स्वदेशी आंदोलन वालों की बात कर रहे हैं, आप किसान संघ की बात कर रहे हैं, हम इन महानुभावों का जवाब देने के लिए बैठे हैं। हमारे एक मिनट, जेपी साहब का सवाल तो सुन लें। मुझे लगता है कि जिस रास्ते पर हम हैं, आप जिस बात पर हमसे पूछ रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन, भारतीय किसान संघ, जिसके नाम पर परहेज है सबको। पटेल जी मेरी बात सुना जाए, उनका हथियार मत बनाइए तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। जो हमारे मित्र पूछ रहे हैं वो हमारे विचारधारा के संगठन की बात हो रही है। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये बात आप तक मानकर चलिए, कुछ भी नहीं। घर में आग लगी हुई है, आपको रखे हुए हैं। एक मिनट, किसान है, गांव में जाना मुश्किल हो जाएगा। अपने कलेजे पर हाथ रख करके देखिए, कलेजे पर हाथ रख के देखिए, गांव में जाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले जो आज बजट पेश किया गया, कलेजा पर हाथ रख के सोचिए, जो सत्ता में है केंद्र में, आपने 1.5 साल पहले इस देश के मालिकों के सामने, आवाम के सामने, नौजवान के सामने क्या वादा किया था? अगर आपने वादा किया था तो आप बताओ कि 5 करोड़ नौजवानों में से एक नौजवान को नौकरी दिया? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा था कि काला धन को लाएंगे, 15.5 लाख पहुंचाएंगे। रुक जाइए, सुनिए, हिम्मत रखिए, आप बजट लाए हैं, 5 लाख रुपया भी दिया? नहीं दिया। 5 रुपया भी नहीं दिया। 5 रुपया दिया आपने? नहीं दिया। आपने शब्दों का जाल जो है फेंका है, परिणामहीन आपका बजट है, अर्थव्यवस्था को आपने चौपट किया है, देश को संकट में लाया है। बोलिए महंगाई, बोलिए एक सवाल का जवाब और सुन लीजिए, महंगाई जो है, तेल का दाम घटा, लेकिन क्या महंगाई घटी? नहीं, मैं एक एक पॉइंट का जवाब ले लेते हैं। एक पॉइंट का अर्थव्यवस्था का राजीव शुक्ला जी क्या पैरामीटर है? अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था का 2 पैरामीटर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, 2 पैरामीटर अगर आप देख लें, 2 पैरामीटर है। मैं आपको बताऊं, एक तो रेवेन्यू डेफिसिट आज 7.6% है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 9.4% था, आज महंगाई घट करके 5.4% हो गया। आज कोई जीडीपी 2 पैरामीटर है। पाल साहब, इसके 2 पैरामीटर है।
इसके दो चौराहे का भाषण कमाई की उतना ये पूरा बजट चौराहे की नहीं बात है। किसान के बजट के बराबर तो दाल में सिरिंज लगा का इसका जवाब दीजिए। इसके दो पैरामीटर एक दाल में राजीव जी पढ़े लिखे आदमी है, पत्रकार हैं, इसके दो पैरामीटर है। एक आइटम दाल में खींच लिया राजीव जी पढ़े लिखे पैरामीटर क्या है? एक बार जो राजस्व घाटा है, वो राजस्व घाटा 2.5%, 2.5% रहा है ना? राजस्व घाटा इसमें 2.5% है, ये पैरामीटर। दूसरे जो CAD है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, चालू खाता में घाटा, वो तेल के दाम इतने गिर गए कि हमारी सरकार के ज़माने में प्लानिंग मिनिस्टर था, $115 बैरल था, आज $30 बैरल आ गया। इसके बावजूद जो है आपने 1.4% CAD जो है ये, हाँ, वित्तीय घाटा, वित्तीय चालू करंट अकाउंट का घाटा जो है फिर भी 1.5% है ना? तो ये दोनों चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, इनको कहीं आप नहीं रोक पा रहे। दूसरे आपने किसानों को कहने की तरह दिया है, लेकिन किसानों को इतने देने के बावजूद जो है कोई योजना नहीं दी। पैसा राज्य सरकारों पर जाएगा, राज्य सरकारों को हमेशा से पैसा मिल रहा है, और उसका सही इस्तेमाल कैसे आप करवाएंगे, इसकी क्या इसमें व्यवस्था? कोई नहीं। जुमला सरकार और जुमला बजट। एक मिनट नेहा को बुलाता हूं। नेहा, आप प्लीज इधर विपक्ष की तरफ खड़े हो जाएं, मैं इधर बीजेपी की तरफ से जवाब लेने की कोशिश करता हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि दो हिस्से हैं। एक आंकड़ों का है, जिसमें जैसे बुद्धिमान लोग हैं, हम लोग तो है नहीं, हम तो किसान आदमी हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि जिनको मिला उनकी पैरवी करने वाले लोग कम हैं। यहाँ भी ये साबित हो गया। अगर कल तक हम पर आरोप था मजदूर, गरीब, किसान करीब हमको सूट बूट की सरकार कह रहे थे, अब अगर मान लो ऐसा हुआ तो आप हमको दूसरी जगह पर आप हम पर हमला करने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि इसलिए बैलेंस, अगर हम बात करते हैं, मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध किसान हूँ, इसलिए मैं ये मानता हूँ, मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, और इसलिए मैं ये मानता हूँ, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो तालाब हो, अगर हम जो भुगतते हैं उसके लिए पहली बार हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अगर संस्थागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नति का सवाल है, तो अटल जी के बाद में ये सरकार है। इसी पर शंकर का सवाल है प्रहलाद जी, मैं आपको बताता हूँ। शंकर का सवाल सुन लेते। आप किसान नेता है, आपने कहा आंकड़ों की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जो आंकड़ों की बात जो लोग करते हैं वो कर रहे हैं। वास्तविकता में आप किसान हैं, आप सीने में हाथ रख के कह दीजिएगा कि अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन आगे, अच्छे दिन देखिए, नहीं, मैं आपसे एक बात कहूँ, मार्केटिंग का क्या इंतजाम, क्या किसानों के ऊपर कैसे ज्यादा? आप एक बात बताइए, 2018 तक हर गांव में बिजली, 2019 तक हर गांव में रोड कनेक्टिविटी, हर पंचायत का डेवलपमेंट, ये अच्छे दिन है तो क्या दिन है? सिटी बनाने को ये अच्छे दिन, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि क्या अच्छे दिन आएंगे। किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिंचाई। नहीं, मेरे प्रश्न को मैं वापस पूछता हूँ। करोड़ रुपया सिंचाई के लिए दिया गया है, जिसमें 23 योजनाओं के लिए 17,000 करोड़ रुपया अलग से दिया गया है। तो जब खेत पे पानी आएगा तो निश्चित किसान की आमदनी दुगनी होगी। आपको बताऊं, मेरे सवाल को फिर से पूछता हूं। अब तक सिंचाई को साढ़े केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ किया, पिछले किसानों का कर्ज माफ किया, आज भी नहीं किया। असिंचित भूमि से अपनी खेती कर रहा है, तो तेल का दाम गिर गया, महंगाई बढ़ गया, जमीन को सिंचित करने का काम करेंगे, गिर गया और महंगाई बढ़ गया। आपको किसने कहा कि सिर्फ सिंचाई होने से ही डबल होता है? क्या पश्चिम महाराष्ट्र में जो गन्ने वाले हैं, क्या वो बिल्कुल खुश है, सुखी है? सिंचाई से आप उससे मत जोड़िए, इसको प्राइसिंग है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, उनके भंडारण की व्यवस्था क्या है, वो कम कर दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फसल वही हो सकती है जहाँ पानी हो, दो फसल वही हो सकती है जहाँ पानी हो, और जहाँ पर पानी नहीं होगा एक फसल के अलावा दूसरी फसल नहीं हो सकती। इसमें मुझे एक बार बोले दो, क्या बीजेपी वालों को ये तो मालूम है कि खदान की कमी हुई है हमारे देश में? जो यूपीए की गवर्नमेंट में खदान की कभी भी कमी नहीं हुई थी, इसको आप मानेंगे? और जो खाद्यान्न की, और ये जो एमएसपी आ रही है आपकी, खाद्यान्न की कमी है। आप डिटेल में जाएंगे फूड ग्रेन्स में, फूड ग्रेन्स की कमी हुई है, ये डिटेल पूरा
सुनिए ना, पूरा डिटेल है, पूरा डिटेल है। और मैं एक प्रश्न करूंगी आपसे, आपके प्रधानमंत्री ने कहा मेक इन इंडिया में 2022 तक मैं 10 करोड़ रोजगार दूंगा, और जिस हिसाब से मंदी चल रही है, जिस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उस हिसाब से 5 साल में मात्र 80,000 एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी। इसका आप क्या आपके टाइम में क्या यूपीए के टाइम में भी तो हमारा बल्कि आपसे प्रश्न है किशोर जी, मैं आपको बताता हूँ, हर साल दाल का है, अगर 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी की देखिए, उसमें भी दलहन उत्पादन पर जोर दिया गया। देखिए, विषय यह है कि विषय यह है कि दाल की खपत हमारे देश में ज्यादा है, इस वजह से दाल की खेती के लिए 500 करोड़ रुपया इस बजट में दिया गया है। विषय यह है कि इस बजट का विश्लेषण करने बैठे हैं। यूपीए में मंगाना पड़ता था, रॉ शुगर मंगाना पड़ता था, दाल मंगाना पड़ता था। राजीव शुक्ला मिनिस्टर थे, इनसे पूछिए कि यूपीए में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इन्फ्लेशन आपका पैदा ही नहीं करवा पा रहे, महंगाई दहाई हो गई थी, भी नहीं हो रहा, ना इंपोर्ट हो रहा है। आप सुनिए, क्योंकि लोग महंगाई से जी आप सुनिए कि वो सामान नहीं खरीदना चाह रहे हैं। की बात आप कर रही हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, ना इंपोर्ट हो रहा है। कांग्रेस यूपीए में महंगाई से ऊपर। पर जब हम आपसे तब ऐसे सवाल करते थे तब 2022 में इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? 20,000 रुपया सालाना उसकी आमदनी है, दुगना हो भी गया तो क्या होगा इस महंगाई में? महंगाई भी तो बढ़ रही है। इमीडिएट रिलीफ, किसान सुसाइड कर रहा है, इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या रोड मैप है, क्या आपने किया? एग्रीकल्चर के ऊपर चर्चा हो गई। अरे बजट के कई पक्ष हैं और भी हर पक्ष में हमने अच्छा बजट बनाया है। अनवर साहब एक मिनट, किसी की बात समझ में ना आया उससे कोई फायदा नहीं है। पाल साहब 2022 तक साहब किसी की बात समझ में ना आया उससे कोई फायदा नहीं। एक मिनट करने वाला मैं आपको बता रहा हूँ एक मिनट समस्या क्या हो गई है। एक मिनट किसी की बात आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली बजट से, बल्कि आम आदमी परेशान हो गया है। बजट में टैक्स में भी कोई फायदा आम आदमी को नहीं मिला, और एक इसके अलावा जो है सेस इतना लगा दिया कि इतना ज्यादा खर्चा पड़े। फिर आपने केबल पे सेस लगा दिया। केबल झोपड़ियों तक में लगा, केबल टीवी उसको पैसा, सिनेमा का पैसा देना पड़ेगा। आम आदमी और मध्यम वर्ग है उसको बहुत परेशानी। अच्छा एक मिनट राजीव कुछ नहीं किया गया है इस समय कोई नहीं किसी की समझ में ना आया उसे कोई फायदा नहीं है। तो इतना ज्यादा लाद दिया गया पैसा कि तंग आ जाएगा। नहीं, हम एक्सपर्ट ओपिनियन पे चले जाते हैं। आप लोगों ने अपनी बात रखी, आपने अपने इल्जाम रखे। अभय जी देखिए, एक जिज्ञासा है भाजपा के सांसद मित्रों से कि जब बजट का भाषण नहीं हुआ था उससे पहले हम लोग बहस कर रहे थे कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। तो एक बड़ी प्राथमिकता निकल के आई थी कि भाई निवेश नहीं हो रहा है अर्थव्यवस्था में। दूसरा, जो बैंक है हमारे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की मार से करा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस बजट में इन दोनों का कुछ निदान हुआ है? 25,000 करोड़ रुपया उनको मजबूत करने के लिए दिया गया पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। और दूसरा एफडीआई एक मिनट इसका जवाब मैं दूंगा। एफडीआई ऑलरेडी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। बैंक रिकैपिटलाइजेशन करने के लिए नहीं बैंक को 80,000 रुपया की ऑलरेडी दिया था, लेकिन ये सरकार से 25,000 इन दोनों को 25,000 करोड़ रुपया की इंतजाम किए हैं। इसमें ये लगता है कि अगले दिन ये सारे जो बैंक है आपकी गलत नीतियां, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक को राजनीतिक पब्लिक सेक्टर बैंक जो है इसको प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया जाएगा। और हमारे लिए ये बड़ा खतरनाक एक इशारा दे रहे हैं। करिएगा उसको। 2 सवाल है, मैं उनका प्राइवेट सेक्टर के हवाले बैंकों को करने की तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट आपकी भी दिशा इससे साफ दिखाई पड़ रही है। अभय जी ने जो सवाल पूछा उसका उदित राज जी को जवाब मैं उत्तर देना चाहूंगा अभय जी के सवाल का। 25,000 करोड़ रुपया बैंक रिहैबिलिटेशन के लिए दिया है। आपने जो कहा था साहब, उस पर अधीर साहब ने कहा 1,000 करोड़ रुपया सड़कों के लिए दिया है और 2,18,000 करोड़ रुपया रोड पहले से चला रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंक रिकैपिटलाइजेशन करने की व्यवस्था उठाए गए हैं। ये जो इकोनॉमिक बैंक तो आपके कारण हुए, आपकी पॉलिसी के, आपके राजनीतिक संरक्षण के कारण हुए। बैंकों की हालत बैंकों की हालत किसके कारण बिगड़ी देश के अंदर? हमने 2 साल में तो बैंक की हालत ही बिगाड़ी।
मेरी गुजारिश है, एक एक पॉइंट पे अगर हम आगे बढ़ेंगे, एक एक सवाल पे यहाँ से जवाब लेंगे और यहाँ से हम राय लेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो इधर से उधर सारा घालमेल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। सवाल अभय जी का, एक मिनट 3 किलोमीटर औसत इनके जमाने में सड़क बन रही थी हाईवे। अच्छा, आज 18 किलोमीटर सड़क बन रही है। अगला पॉइंट लेके वहां जाता हूं, फिर यहाँ आता हूं। 1 मिनट सुन लीजिए, एक एक करके बोलो तभी समझ में राजीव भी आएगा 1 जनता को। 1 मिनट। देखिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है, वो किसानों का है। आप लोगों की लगातार सरकार की जो छवि बन रही है वो किसान विरोधी की भी बन रही थी, किसानों का ध्यान नहीं देने वाली बन रही थी। मैं आपसे सवाल पूरा सुन लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पिछले साल का देखें तो महाराष्ट्र में 2000 किसानों ने आत्महत्या की, मध्य प्रदेश में 1000 का आंकड़ा है। इस साल भी आंकड़ा जो महाराष्ट्र में है वो पहले 40 दिन का 124 लोगों ने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। एक बहुत आपने अच्छी प्रॉमिस की थी, आपने कहा था जो एमएसपी है, जितना लागत आती है किसान को, उसमें हम लोग 50% जोड़कर देंगे। आपने क्या वो दिया? हालत ये है, कुछ नहीं दिया है। हालत ये है कि ये सरकार भी अमीरों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। 7000 करोड़ का आंकड़ा लेकर 500 करोड़ का रिटायरमेंट फंड लेकर विजय माल्या यहां से चले जाते हैं। 5-5, 7-7 हजार के लिए आपके किसान आत्महत्या करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? एक ऐसा है कि सबसे पहली बात यह है कि महाराष्ट्र में जो आत्महत्या हुई है उसका क्या एक दिन में और एक साल में नहीं तैयार हुई। 15 साल वहाँ सरकार थी, उस सरकार के माध्यम से कोई सिंचाई का काम नहीं हुआ। 70,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 1% भी सिंचाई नहीं बढ़ी। अभी सरकार आने के बाद इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इन्होंने कहा कि हम अभी किसान को बीमा फसल योजना देंगे। उन्होंने 50% नजर आने वाली थी, वो 33% पे लाई है और उसके कारण उसको दिलासा देने का पूरा कोशिश करिए। मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह से बात करते हैं, 1 मिनट से सुन लीजिए, अगर आप इस तरह से बात करते हैं तो आपको सोचना चाहिए एक बार, और शर्म आनी चाहिए कि हम सांसद होते हुए अगर ये कहें कि ये आत्महत्याएं पहले भी होती थी, हमारा 1.5 साल आगे तो क्या हो। 1 मिनट, मैं जब भी इस बारे में बात करता हूँ बहुत गंभीरता से बात करता हूँ। जो सच्चाई है वो नहीं वो कोशिश करिए। हमने किशोर लगन के साथ की है किशोर और मौसम का साथ नहीं मिला। किशोर मौसम का साथ मिलता तो ये आत्महत्या और कम होती। किशोर एक मिनट गांधी एक मिनट कृपया, मैं आपसे भी एक निवेदन करूं। ऐसे एक मिनट प्रहलाद जी को सुन लेते हैं। प्रहलाद जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि ये मत कहें कि पहले भी होता था अब भी हो रहा है। नहीं, ये मत कहिए, ये गलत बात है। दिव्यांग जी, मैं भी ये बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। हम किसान की आत्महत्या की बात करें, एमएसपी की बात करें, हमें 2 बातें ध्यान रखना पड़ेंगी। पिछले समय से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसान के साथ में हुआ, इसलिए मैंने कहा था कि मैं आंकड़ों के बारे में तो मैं बहस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये चीज़ कभी 1 साल में ठीक नहीं हो सकती, इसको हम स्वीकार करेंगे। दूसरी बात, अगर हम आत्महत्या की बात करते हैं, मैं शुद्ध किसान हूँ। जब तक हमने अपने सारे 100 के ऑब्जर्वर को मार दिया, जब भी कैश क्रॉप होगी और जहाँ पर 10 एकड़ में अगर गन्ना है और 10 एकड़ एक बार गन्ना बैठ जाएगा, आत्महत्या करने के अलावा रास्ता नहीं है। इस सच्चाई को समझने में इतने साल लग गए इस देश को। मैं सामने बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं, इसके पहले आपने कभी सोचा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे खड़ी होगी, ये आत्महत्या कैसे रोकेंगे? आप हम पे एमएसपी के बारे में लोन माफ किया था, किसानों का लोन माफ किया था। हम लोग मनरेगा से लेकर सारे आधार, सारे गरीबों के लिए तरह तरह की स्कीम हम लोग बनाए थे। और देखिए, राहुल गांधी जी जब से कहा ये सरकार सूट बूट की सरकार है, तब से इन लोगों को याद में आया कि गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये राहुल गांधी जी के सूट बूट के असर का असर है। आधार कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर घड़ी कितने लाख की पैसा, क्या बहस कर रहे हो रंजन जी आप? ये बहस को उल्टी बदले दो। मोदी जी ने 50% एमएसपी बढ़ाने की बात करी थी, बहस को सही दिशा में रखती थी, सही 50 रुपए बढ़ाया। आप आरोप प्रत्यारोप नहीं, बहस जैसे दिमाग जी ने पूछा। बहस हम लोग, आप बताइए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं बताया गया?
हर साल में बजट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताया जाता है, इस साल क्यों नहीं बताया गया? किशोर आप राहुल गांधी का जिक्र करते हैं, राहुल और गांधी आपका मोदी जी कहा था कि ये सड़क बना के रखेंगे, ये सड़क बना के रखेंगे, और ये मनरेगा आपको सदन के अंदर आप चिल्लाओगे, ये मनरेगा महंगी होगी है, आपको बचने का जरिया बन गया। जब तक किसान की ये आमदनी मनरेगा बढ़ेगी को तो आप लोग वही बहुत चैनल चिल्लाएगा, घिनौनी महंगाई तरीके से आप क्रिटिसाइज किया था मनरेगा को, लेकिन ये मनरेगा आपको बचाने की अभी जरिया बन गया। सर मैं कह रहा हूं कि आपसे अगर वो एमएसपी बढ़ाने की बात कह रहे हैं और आप उसको मान लेंगे, तो आप क्या ये शर्त लगा रहे हैं कि आप महंगाई के बारे में बात नहीं करेंगे? ये क्या बात है? आप हमने एमएसपी बढ़ाई है। अगर याद करिए शेष जी, आप तो एनालिसिस करते हैं, 5 साल में कांग्रेस यूपीए 540 से 1100 पे आई थी। 5 साल में इन्होंने एमएसपी को बढ़ाया था, और जबकि हम किसान के इनकम को डबल करने की बात कर रहे हैं, इसमें किसान के इनकम को जो डबल करने की बात कर रहे हैं। किशोर सुनिए रागी जी किशोर एक किशोर जी एक सवाल पूछ लिया जाए। सिंचाई को बढ़ाना, दाल थाल से चला गया, दाल थाल से चला गया, और जो है दाल के लिए आप इंतजाम कर रहे हैं। किशोर बुंदेलखंड में हुआ, भूखे भजन में होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, बीजेपी ले लो अपने कंठी माला। अब जाओ, एक सवाल है, चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, यही है बीजेपी, किए थे अच्छे अच्छे वादे, चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या सांसद आदर्श ग्राम का 1 पैसा घोषणा हुआ? एक सांसद का काम हुआ? गंगा नमामि के नाम पर स्वच्छता का 1 इंच काम हुआ? नहीं हुआ। आज जो है 16,000 करोड़ एकड़ जमीन जो है खाली है, सिंचाई के लिए कोई प्रबंधन का इंतजाम किया? हर तीसरा परिवार, जेटली साहब ने कहा था कि वह तीसरा परिवार भूमिहीन है। क्या कौन भूमिहीन है? कौन रिक्शा वाला है? कौन ठेला वाला है? कौन खोखा वाला है? ये बताओ देश के सामने। एक बार आप सुनिए, जरा सकारात्मक बहस करिए। मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, मैं बुंदेलखंड से आता हूं। बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहा है। जब पिछले 10 सालों तक आप थे, जब बुंदेलखंड विशेष पैकेज मिल रहा था, तो उसमें इतना गंभीर घोटाला हुआ, तब आप लोग क्या करते रहे? मैं जवाब चाहता हूं। अरे आप लोग ही तो कहा था कि हम लोग अच्छा दिन लाने वाला है, तो अच्छा दिन के बारे में कुछ तो कहो। ये अच्छा दिन लाने वालों की बात सुनना चाहते हैं कि अच्छा दिन कहां से है, किस तरह? किशोर ये बहस कुछ प्रश्न काल, संसद में प्रश्न काल की तरह हो गया है। ये 0 आवर स्थिति हो गई है। किशोर जरा सा इसमें एक मिनट रुकिए। Sir, no, we are not merchants of dreams. We are not merchants of dreams. Anyway, one is the revenue which has to be collected by the government of India, as envisaged in the successive budgets, that has not been collected during the successive years. Whether it is Congress UPA or the BJP NDA, this happens. So the money which has to come to the public exchequer, that doesn't come at all. Why I say so is that it's a pity that the parliamentarians, you people and we people, I belong to CPM, he belongs to Congress, and you belong to BJP. Megwalji, you are my best friend, and you are the chief whip of the BJP. But here, we don't know what is the revenue forgone. What is the amount of the revenue forgone as customs duty which the exchequer should get? What is the amount of excise duty that this nation should have got? What is the amount of the corporate tax which have been waived? Now the parliament is put into oblivion. It is just like a budget should be transparent. If the finance minister is true to his heart, he should be true to us also. But in the budget speech, he is very conspicuously, carefully, he is evading that questions. And in the budget documents also, we are put in the dark. So we don't know how much of tax have been, it has not been collected. बाल साहब रेवेन्यू फोरगॉन का जिक्र क्यों नहीं किया? Aware about the total outlay of the budget? I think so. You are quite aware कि total outlay budget is 19 lakh crores. Out of 19 lakh, more than 50% budget. आप तो हिंदी में बोल दीजिए। तो जो जिस बजट की बात आप राजेश जी कर रहे हैं,
नहीं, आपका पॉइंट नहीं, जो आपका पॉइंट है उसका जवाब। Everybody knows what is the total आज 2,18,000 करोड़ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया, 2,20,000 करोड़। जगदाम भैया पाल जी, that was not my point. That That was not my point. My question is that how much of revenue has been termed, that can be termed as revenue foregone? How much of amount has been हर बजट में waived off रेवेन्यू as फॉरगॉन corporate का आंकड़ा tax, आता है, as excise इसमें वो duty, आंकड़ा क्यों नहीं है, as वो customs पारदर्शिता duty, क्यों नहीं है? as import duty? How much we have waived for the corporate houses and the rich? नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और आप इस बात को नहीं मानते हैं कि हमने 14 फाइनेंस कमीशन में 32% से बढ़ा के 42% आपका कर दिया, हर स्टेट्स को फेडरल स्टेशन। रेवेन्यू फॉरगॉन का आंकड़ा कभी भी बजट का हिस्सा नहीं होता है। रेवेन्यू फॉरगॉन की अलग से शीट आएगी, उस शीट में आता है, वो अलग से एनेक्सर आता है और वो हमेशा बजट के बाद में ही आता है, कभी बजट के साथ में नहीं प्रस्तुत किया गया है। From this year onwards, such a document is missing. From this year onwards, such a document is missing, and no parliamentarian in India has got a copy of that. If you have a copy of that, kindly show me. अभी आएगा वो, सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स में आएगा। नहीं, वो सेपरेट डॉक्यूमेंट आता है, लेकिन आता बजट के दिन है, आज नहीं आया है। देखिए, बजट जो आज आया है, जिस आप कह रहे हैं फॉरगॉन, वो बजट का बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन उसका वो एक सेपरेट हमेशा आया है पिछले। अच्छा, प्रोफेसर रागी का एक सवाल था। अलग पेपर आता है। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल यहाँ से, उसका अलग पेपर है। किशोर, आवाज नहीं। जी। किशोर, सुबह से ये चर्चा चल रही थी, इस स्टूडियो में चल रही थी कि ये सरकार इस बजट में किसके लिए क्या प्रावधान लाने जा रही है। हम बजट को इसी रूप में क्यों आंकते हैं कि ये कौन सा रेवड़ी जो है वो किस सेक्टर में जा रहा है। हम बजट की पूरी फिलॉसफी और उसके फंडामेंटल्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? एक मिनट, नहीं, मैं बात सुबह, एक मिनट जरा, बात तो सुन लीजिए। आप जैसी बात कर रहे हैं आप काट दे रहे हैं। एग्रीकल्चर की बात आ रही थी, सुबह बात हो रही थी कि ये किसानों के लिए सरकार क्या काम कर रही है। यदि किसान पर आज तक हुआ क्या है, किसान को हम सब्सिडी के तौर पे उनको कितना देते हैं, कितना, सुन लीजिए। यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स, सवाल क्या है रागी साहब? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स को मजबूत करने की बात की जा रही है सिंचाई के क्षेत्र में। नो, रागी साहब आपका सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि 50,000 करोड़ 1 साल के बजट की बात है, आप पंचवर्षीय योजना बता रहे हैं। आप पंचवर्षीय योजना बता रहे हैं। 1 साल के बजट आपने बैंकों की यहाँ रोज मर रहा है, 50,000 करोड़ रिलीफ करने की बात है। अरे मुझे क्वेश्चन करना है, प्लीज मुझे। चुनाव जीतने के लिए आपने 50,000 करोड़ बैंकों की रेवड़ी बांट करके बैंकों का आपने वारा न्यारा कर दिया था। जी, मेरा सवाल सत्ता पक्ष के सांसदों से है कि क्या अर्थव्यवस्था के ऊपर जो राजनीतिक हालात होते हैं उनका क्या असर होता है, और अभी बीच में जो ये हरियाणा में वायलेंस हुआ या जो JNU को लेके तमाम जो तनाव हुआ, इससे क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है और क्या सरकार ने उसको ठीक से हैंडल किया? वो सूट बूट जो हालात है, राजनीतिक जो हालात हैं, उसका अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ता। वो बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ता है। और जैसे कि हमारे एक मित्र कह रहे थे कि इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स की जो रोग हमारे मित्रों ने जो पाल रखा है, इसलिए बजट के चर्चा के समय हमारा माइंडसेट भी उसी लाइन पर चलता है। कुछ कड़वे सच्चाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कहीं पर हम मानते हैं कि भाई कहीं पर कोई चीज़ रह गई है, तो उसके अगर लॉजिक नहीं है तो हम जरूर आलोचना के हकदार हैं। ये बजट शानदार है। देखिए, शानदार है या नहीं तो बाद में पता चलेगा। आप इससे सहमत हैं कि कुछ ऐसे कदम जरूर उठाए गए हैं जो लोकप्रिय नहीं लगते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर हिम्मत होनी चाहिए। अरुण जेटली जी जिंदगी भर ये कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए ये कह के आते रहे कि कांग्रेस पार्टी का कोई बिग आइडिया नहीं है। तो आप बताइए इसमें क्या बिग आइडिया है इस बजट में? क्योंकि देखिए, आज सारे दुनिया में तेल की जो कीमती उसमें इतना भारी गिरावट आने के बाद भी आप ये हम लोग अर्थव्यवस्था की सुधरने नहीं सका। हमारा जो 7.6 की बात किया जा रहे हैं, कांग्रेस जमाने के लास्ट ईयर में देखिए 6.9% इनका ग्रोथ था। तो क्या हुआ, 3 बजट ये पेश कर रहे हैं, इसमें 6.9 से 7.6, इसका मतलब क्या है? जब सारे मैं जवाब ले लेता हूँ, एक छोटा जवाब ले लेता हूँ इस पर। मैंने इसलिए अपनी राय साफ कर दी, एबीपी न्यूज़ की कम से कम राय साफ कर दी कि हमारी राय में यह है, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं उनमें भी उनको भी आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, ऐसा है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये बेसिक नीड आदमी की। हाउसिंग सेक्टर में जितनी छूट दी गई है उसका कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 5 करोड़ मकान हमारे प्रधानमंत्री जी बनाने जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, 2 करोड़ बनाने जा रहे हैं मतलब शहरी क्षेत्र में। बिल्डर्स को उन्होंने छूट दे दिया है, तुम गरीबों के लिए मकान बनाओ, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। इसके बाद भी
ये लोग कोई बात ही नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं। आप ही बिल्डर हो। मेट्रो आवास में, करना है, गांव के मामलों में नहीं, मेट्रो आवास में नहीं, शहर मैं नहीं बहुत चाहिए, देर गांव देखिए चाहिए। करने दीजिए। एक मिनट फिर मुद्दे से भटके ना।